नमस्कार, आपका साधक अंशित यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम हनुमान आसन कैसे करें इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और हनुमान आसन के क्या फ़ायदे हैं एवं क्या सावधानियां होती हैं इसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और हनुमान आसन बेसिकली आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति के पीछे कौन सी कहानी है, आज मैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा एवं इसके आसन की विधि को आप सभी के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हनुमान आसन की उत्पत्ति आखिर किस तरह से हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भगवान हनुमान वायुपुत्र थे। चूँकि वायुपुत्र होने के कारण वे एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से छलांग लगा सकते थे। एक बार जब माता सीता को खोजने के लिए भगवान श्री राम ने भारत से श्रीलंका में हनुमान जी को भेजा था, तो जब उन्होंने वह छलांग लगाई तब उनके पैरों की जो स्थिति थी उसी स्थिति के आधार पे हनुमान आसन की उत्पत्ति हुई, या यूं कहें हनुमान आसन उसी स्थिति को समर्पित है। ठीक उसी तरह जब लक्ष्मण को शक्ति आघात हुआ था तो हनुमान जी श्रीलंका से हिमालय गए थे और पुनः हिमालय से श्रीलंका की ओर आए थे। तो जिस समय उन्होंने छलांग लगाई, छलांग लगाने पे उनके पैरों की जो स्थिति थी, यह आसन उसी स्थिति को समर्पित है, इसलिए हनुमान आसन की उत्पत्ति हुई। अब हम इसके लाभों की बात करते हैं। देखिए, साइटिका रोग में यह आसन अत्यंत लाभकारी होता है। साथ ही आपकी हैमस्ट्रिंग मसल खोलने में, काफ मसल एवं ग्लूट मसल खोलने में यह आसन अत्यंत लाभकारी माना गया है। गर्भावस्था में अगर तीसरे महीने में हम इस आसन का उपयोग करें तो डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, जिन्हें बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने की समस्या है, तो हनुमान आसन करने से उन सभी चीज़ों में लाभ मिलता है। अगर इनकी सावधानियों की बात करें तो जिन्हें पैर में किसी तरह की चोट लगी है या घुटने की किसी तरह की समस्या है या रीढ़ की हड्डी में कोई पुरानी चोट लगी है, वे सभी इस आसन को ना करें। बाकी आपकी स्क्रीन में इसके लाभ एवं सावधानियाँ आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। तो अब हम सीखेंगे हनुमान आसन करने के पहले हम किन आसनों को करें जिनसे हम हनुमान आसन को आसानी से कर पाएँ। तो उन आसनों को क्रमशः आज मैं यहाँ पर आपको अभ्यास करके दिखाऊंगा। अगर प्रतिदिन आप उन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप हनुमान आसन को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखें कि वे आसन कौन से हैं। धन्यवाद। प्रथम आसन है उत्कट कोण आसन। इसमें दोनों पैर के पंजे 45 डिग्री के अंश पर रख के अपनी दोनों थाइस को 90 डिग्री पर रखते हैं। मेरुदंड बिल्कुल सीधा होगा। तत्पश्चात अगला आसन है मल आसन। इसमें भी दोनों पैरों में गैप करते हुए नीचे जमीन पर बैठकर अपने दोनों एल्बोज को थाइस के अंदर रखकर अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हैं। हर आसन को कम से कम 25 से 30 सेकंड तक अवश्य करें। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को खोलकर जिस तरफ झुकना हो उस पैर के पंजे को मोड़कर अपने पूरे शरीर को इस तरह से सीधा करेंगे। दूसरी तरफ से भी इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अपनी हथेलियों को अपने पंजों के बगल में रखकर दूसरे हाथ को सीधा ऊपर की ओर उठाएंगे और उंगलियां खुली रहेंगी। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है पार्श्व उत्तान आसन, प्रकारांतर 2, सेकंड वेरिएशन। दोनों हाथों को अपने पंजों के बगल में रख के अपने सर को घुटने पर टच करेंगे। तत्पश्चात दूसरी तरफ से भी
अपने सर को घुटने पर टच कराएंगे। जिस तरफ झुकना है उस तरफ के पैर के पंजे को उसी दिशा में मोड़ कर रखेंगे। तत्पश्चात अगला आसन है प्रसारित पाद उत्तान आसन अर्थात प्रसारित पादोत्तासन। दोनों पैरों को खोलकर सर को जमीन पर इस तरह से रखेंगे। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के लिए इस तरह घूम के खड़े हो जाएंगे। उत्तान आसन, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। अपने हाथों से एड़ियों को लॉक करके अपने सर को घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। तत्पश्चात पुनः सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है उत्थित नमस्कार आसन। दोनों पैरों में गैप करने के बाद हाथों को जोड़कर इस तरह से एक पैर पर बैठेंगे और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और पैर का पंजा अंदर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। यह आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। इसको 5 से 10 बार अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के लिए सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने के बाद अपने दाहिने पैर को आगे की ओर खोलकर बाएं पैर को मेरुदंड के सामने पीछे की ओर खोलेंगे। इस आसन का नाम है कपोतासन। अपने आगे वाले पैर को एल शेप में रख के धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपने माथे को जमीन पर रखेंगे। तत्पश्चात इसी तरह से अपने बाएं पैर को भी एल शेप में रख के अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करेंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए पुनः फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपने सर को इस तरह से जमीन पर रखेंगे। कपोतासन करने के बाद हम पुनः वज्रासन में बैठेंगे और फिर अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है उत्थान पृष्ठासन। अपने दाहिने पैर को आगे रख के अपने दोनों एल्बो को जमीन पर रखेंगे। ध्यान रहे सर ऊपर की ओर उठा होना चाहिए और दृष्टि सामने की ओर होनी चाहिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा। तत्पश्चात इसी तरह से अपने बाएं पैर को भी खोलकर अपने दोनों फोर आर्म्स को सामने खोलेंगे और एल्बो जमीन पर नीचे की ओर रखे होंगे और दृष्टि सामने की ओर। तत्पश्चात वज्रासन में बैठकर हम दंडासन में आएंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर इस तरह से रखकर अपने बाएं पैर को दोनों हाथों से नीचे की ओर दबाएंगे, जिससे आपका दाहिना पैर पूरी तरह से आपकी छाती पर सीधा सीधा आ जाएगा। इस आसन का नाम है सुप्त कपोतासन। इसे सूची रंध्रासन के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरे पैर से भी इसी तरह से करेंगे और ध्यान रखें दोनों पैर के पंजे अंदर की तरफ होने चाहिए। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है आनंद बाल आसन। आनंद बाल आसन में अपने दोनों पैर के पंजों को आगे से पकड़कर अपने घुटनों को नीचे जमीन की ओर खींचते हैं। आनंद बाल आसन करने के बाद अगले आसन की तरफ चलेंगे। यह आसन पवन मुक्तासन का एडवांस वेरिएशन है। इसमें दोनों पैर के पंजों को खींचकर अपने सीने पर रखने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और उठकर बैठ जाएंगे।
अगला आसन है बटरफ्लाई पोज अर्थात तितली आसन। दोनों पैर के पंजों को इस तरह अंदर करके दोनों घुटनों को जमीन पर इस तरह से चलाएंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा और दृष्टि सामने की तरफ रहेगी। इस आसन को करने के बाद अगला आसन करेंगे भद्रासन। श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को अपने पैर के पंजों पर इस तरह से टच करेंगे। इस आसन को करने के बाद अगला आसन उपविष्ट कोण आसन। पर उपविष्ट कोण आसन करने के पहले हम पार्श्व उपविष्ट कोण आसन करेंगे। अपने बाएं पैर के पंजे को अपने दोनों हाथों से लॉक करके अपने सर को घुटने पर इस तरह से टच कराएंगे और ठीक इसी तरह से अपने दाहिने पैर पर भी इसी प्रक्रिया को, इसी विधि को दोहराएंगे। तत्पश्चात दोनों पैरों को खोलकर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। अपने चेस्ट को अर्थात छाती को जमीन पर रख के अपनी चिन, अपनी ठुड्डी को इस तरह से जमीन पर रखेंगे। इस आसन का नाम था उपविष्ट कोण आसन। ये सभी आसन क्रमशः करने के बाद ही हम हनुमान आसन करने का प्रयास करेंगे। इन सभी आसनों के नित्य प्रतिदिन अभ्यास से आपकी हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल एवं ग्लूट मसल खुल जाएगी, जिससे आप हनुमान आसन आसानी से कर पाएंगे। अर्ध हनुमान आसन इस तरह से हम करेंगे। अर्ध हनुमान आसन मतलब हाफ मंकी पोज। यह हनुमान आसन करने के पहले एक वार्म अप पोज है। इससे भी हमारी हैमस्ट्रिंग मसल पर काफी प्रभाव पड़ता है। तत्पश्चात वज्रासन में बैठ के अब हनुमान आसन को हम करेंगे। अपने पैर को आगे खोलेंगे और हनुमान आसन करने के पहले हम एक आसन और कर सकते हैं जिसका नाम है आंजनेय आसन। यह भी हनुमान जी की माता जी के नाम पर ही आसन पड़ा था, क्योंकि हनुमान जी को आंजनेय बोलते थे, इसलिए यह आसन हनुमान जी के नाम पर ही है। हनुमान आसन करने के पहले हम आंजनेय आसन एक बार अवश्य करेंगे और आंजनेय आसन करने के बाद हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर धीरे धीरे अपने आगे वाले पैर को आगे की तरफ तथा पीछे वाले पैर को पीछे खोलकर आगे वाले पैर का पंजा अंदर की तरफ होना चाहिए और पीछे वाले पैर का पंजा फ्लैट होना चाहिए, दृष्टि ऊपर की ओर और दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए। यह थी हनुमान आसन की स्थिति। इन सारे आसनों को क्रमशः जिस तरह आज मैंने बताया है, इसी क्रम से अगर हम नित्य प्रतिदिन इनका अभ्यास करते हैं तो हम हनुमान आसन अवश्य कर पाएंगे। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ रहें।